हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे हमने बोला था कि आज हम अपना लास्ट इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम टाटा बाय बाय बोल रहे हैं किसको? अपने इस प्यारी सी बुक को। प्यारी सी बुक तो नहीं थी, काफ़ी बोरिंग थी, काफ़ी परेशान किया। अप्रोच ने तो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, ठीक है। और अभी भी 2 अप्रोच बची है जो कि आज हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज ही आपकी पूरी बुक ख़त्म होती है। बस 2 यूनिट रह रहे हैं छोटे छोटे से, जो कि मैं अभी करा दूंगी, ठीक है। फिर रिवीजन करने का काम आपका है, ठीक है। इसके बाद हम इसको खोलेंगे जब हम PYQ करेंगे, ठीक है। जब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगी, PYQ की बात करेंगे, तब हम इसकी बात करेंगे। वरना रिवीजन करने का काम आपका है। क्या करना है? लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद PDF को डाउनलोड करना है। PDF को डाउनलोड कहाँ से करना है? टेलीग्राम से। टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद पूरी PPT को पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आप बुक पढ़ने की क्षमता रखते हो तो बुक भी पढ़ना है। बहुत ज़रूरी है बुक को पढ़ना, ठीक है। बुक को मत छोड़ना, ठीक है। अगर इग्नू की बुक आपकी आ गई है तो बुक को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कैसे आपके मार्क्स आते हैं, कैसी आपकी तैयारी होती है, ठीक है। फिर PYQ तो करेंगे बाद में, बस इतना ही करने का है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यूनिट 16 एंड यूनिट 17 का। BPAC के अंदर कौन सी हमारी? यूनिट 16 एंड यूनिट 17 का। तो यूनिट 16 का नाम है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। क्या नाम है? पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं? पोस्ट मॉडर्न अप्रोच और यूनिट 17 का नाम है फेमिनिज्म, ठीक है। दोनों ही मैंने एक तरीके से BPSC 101 के अंदर कराया है। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ही मैंने आपको समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप BPSC 101 के अंदर पढ़ के आए हो ना, तो मतलब ये लगे अरे यार हमको तो सब पता है ना। और नेक्स्ट आपकी है फेमिनिज्म, वो भी मैंने आपको अप्रोच कराई हुई है BPSC 101 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया था ना, तभी तो बोलते हैं अच्छे से पढ़ा करो, बेसिक को क्लियर करा करो। ऐसे नहीं पढ़ने का, रट्टाफिकेशन नहीं करने का, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पहले तो मॉडर्निटी को समझेंगे, मॉडर्निटी क्या होता है। फैक्टर्स देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न के राइज होने के कौन कौन से फैक्टर है। और मेजर फैक्टर देखेंगे किसके? पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के, कि कौन कौन से मेजर फोकस है किसके? पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है जी। ओके, तो हम छोटा सा एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं मॉडर्निटी का। मॉडर्निटी क्या होता है? मॉडर्निटी कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है लोगों की सोचने की क्षमता के अंदर, ठीक है। लोगों का काम करने का जो ढंग होता है ना, वो बदल जाता है। सुना होगा अगर आप कहीं भी मतलब देहाती इलाके में जाते हो या गांव वगैरह में जाते हो, तो आप बोलते हैं हेलो कैसी हो आप, तो आप ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर दादी लोग बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो रही है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मॉडर्न बन रही है छोरी तो घनी, है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं? मॉडर्न बन रही है। तो लोग क्या है, लोगों का जो वे है, जो हेलो बोल रही थी मैडम, उनका क्या है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। उनका जो सोचने की क्षमता है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। वो काम भी ऐसे करेगी, हाँ 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 मेरे को गंदा हो जाएगा मेरा हाथ गंदा नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना, बिल्कुल सफाई से करने का है, ठीक है। तो वो हमारे मॉडर्निटी होता है, ठीक है जी। तो मॉडर्निटी कब से स्टार्ट हुआ है? मॉडर्निटी आपके एनलाइटमेंट टाइम से हुआ है, जब एनलाइटमेंट स्टार्ट होती है किसके अंदर? यूरोप के अंदर, ठीक है। लोग सोचने लगे थे कि हाँ जी जो साइंस है, जो फेयरनेस है, इससे हम चीज़ों को चला सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो लोग थे वो पहले बिलीव करते थे आबरा के डाबरा के ऊपर, मैजिक के ऊपर, बोलते थे जादू होता है, सुपरस्टिशियस बातों के ऊपर बिलीव करते थे, ठीक है। लेकिन जब उनको पता चलता है ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये तो सब पागल बनाते हैं, आबरा का डाबरा गिली गिली छू करके कुछ भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है। वो पागल बनाते हैं सिर्फ हमको। तो बोलते हैं अब वो धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगे थे किसके ऊपर? साइंस के ऊपर, रीजन के ऊपर। अगर कोई बोलता था देखो इस मोती की आप रिंग पहन लो तो आपकी किस्मत, आपके भाग्य खुल जाएंगे, ठीक है। वो बोलते हैं अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, काम करो कर्म करो, अपने आप भाग्य खुल जाएंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं रीजन होना चाहिए, साइंस की बातें करो, ऐसी उल्टी उल्टी बातें हमसे ना करो। अब वो बिलीव करने लगे थे कि जो जितनी भी दिक्कत है ना हमारी लाइफ के अंदर, वो सोल्व हो सकती है लॉजिक का यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ना कि हम बाबा जी के पास गए, बाबा जी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता,
आप हमारे ऊपर थोड़ा सा जादू करो, हमारा जो पढ़ने में मन लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है जी, ओके। तो पीपल ट्राई करते हैं कि वो हर एक चीज़ को क्या बनाए, इफेक्टिव बनाए। स्पेशली जो फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अंदर जो भी वो काम कर रहे थे वहाँ पे वो हर एक काम को क्या करे, इफिशिएंट बनाए। ठीक है, तो उसी टाइम पर कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे टेलर का वो सुना था ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, वो मेथड आता है। मार्क्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आता है। तो इस टाइम पर इन दोनों मॉडल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब साइंस आ रहा है, लॉजिक आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, अब लोग मैजिक की दुनिया से निकल रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ हमारे बड़े बड़े महान स्कॉलर्स आते हैं, बोलते हैं अरे यार ये जो दो मेथड दिए ना, ब्यूरोक्रेटिक और साइंटिफिक, ये बेकार है, ये क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बोलते हैं ये ना बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसको रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है ना उनके अंदर फिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल बनाओ ज़्यादा। ठीक है, फोकस करो कि कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अडॉप्ट कर सकते हो, ना कि एक रिजिड सिस्टम बना दिया और बोल रहे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर। बोलते नहीं होगा ऐसे। क्या बोलते हैं, नहीं होगा ऐसे। दिस चेंज वॉज जस्ट इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिस। वो बोलते हैं ये चेंज सिर्फ फैक्ट्रीज और ऑफिस के अंदर ही नहीं आना चाहिए, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर क्या होना चाहिए, लोग चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी रहे, फेयरनेस रहे, इक्वालिटी रहे, और इन सभी चीज़ों से हम क्या करें, अपने काम को चलाएं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इक्वालिटी। ठीक है भाई, तो मॉडर्निटी समझ में आया। यहाँ पे लोग मैजिक से कहाँ पे आ रहे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी पर आ रहे थे। ठीक है, वो रीज़न की बात कर रहे थे कि रीज़न बताओ हमको। ठीक है, ओके। अरे कहाँ गया, तो मॉडर्निटी आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, देन इसके बाद हम चलते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं पोस्ट मॉडर्न को राइज होने का। तो मॉडर्निटी मैंने आपको समझा दिया, तो उसी का क्या है, उसी के बाद हमारा क्रिटिसिज्म समझ लो, या उसी के बाद हमारा पोस्ट मॉडर्न आता है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, उसका अपोजिट है पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, अब लोगों का जो ट्रस्ट था वो डिक्लाइन हो रहा था साइंस से, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही थी, हर एक चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। समाज की जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, जितने भी सोशल इश्यूज थे उनको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। कौन, ना ही साइंस, ना ही टेक्नोलॉजी, ना ही सरकार। तो लोगों का ट्रस्ट क्या था, वो गुम होता जा रहा था। जब से कैपिटलिज्म आया, क्या आया, ग्लोबल कैपिटलिज्म आया, तो सोशल फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज होने लगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब सोसाइटी डिवाइड होने लगी। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर, अलग अलग एथिक ग्रुप के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम पर सोसाइटी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई। मतलब तुम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो कितने कितने तरह के लोग, कितने कितने तरह के आपकी कम्युनिटीज आपको सोसाइटी में मिल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोकल नेटवर्क्स थे, कम्युनिटीज थे, उनके इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर फ्रेगमेंटेड हुई, तो सोसाइटी डिवाइड हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, अनसर्टेनिटी ग्रो हुई। ठीक है, और जो कि इफेक्ट कर रही थी किसको, पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो रही थी किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग। अच्छा देखो, जब सोसाइटी अलग अलग उसके अंदर डिवाइड हो गई, ग्रुप्स के अंदर, अब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होगी तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, अलग अलग लोगों की थिंकिंग आएगी। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी से नहीं हो पा रहा था। अब सोसाइटी अलग अलग हिस्से में डिवाइड है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होने लगा, अनसर्टेन होने लगा। ठीक है जी, तो लोगों को अनकरेज किया गया कि वो कम्युनिकेशन को अंडरस्टेबल लैंग्वेज में यूज़ करें। ठीक है, मतलब क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन, आप समझ पाओ। लैंग्वेज को ऐसा होना चाहिए ब्रॉडन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब आप डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। ठीक है, देन इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन जो कि प्रमोट करता है किसको, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड पर, कि लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक से दूसरी जगह पर जाना है। ठीक है, कनेक्ट होना है पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, ये सब बातें की जाती है, और वेस्टर्न आइडियाज़ को, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं, और मार्केट को फेवर करते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि क्या करती है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच को, पोस्ट मॉडर्निज्म को राइज करती है। तो पहला, साइंस और गवर्नमेंट से डिक्लाइन होना, सोसाइटी का डिवाइड हो जाना। जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी आती है तो जो लोकल और स्मॉल लेवल पर जो चीज़ें थी उनके ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि सिर्फ आपके इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, अब नीचे नीचे कम्युनिटी अफेयर्स पे फोकस किया जा रहा था। ठीक है, देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये सारी राइज करती है पोस्ट मॉडर्निज्म को। मेजर फोकस कौन कौन से है किसके पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? पहला तो पार्टिसिपेशन। ये कौन से मेथड को यूज करते हैं? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेशल, जहाँ पे जो विलेजर्स है उनकी हेल्प किया जाता है, उनके जो इश्यूज है उनको शेयर किया जाता है, उनके आइडियाज को शेयर किया जाता है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न थिंकर बिलीव करते हैं कि लोगों को आपस में बात करना चाहिए, अपने काम को लेकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मिलकर सॉल्व करो। कौन बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न वाले। ठीक है, ये पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट करो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न वाले अनकरेज करते हैं लोगों को, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन लेती है ना उनके अंदर तुम इन्वॉल्व हो, क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए डिसीजन ले रही है? तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए? बोलते हैं होना चाहिए। ठीक है, ये नेटवर्किंग की बात करते हैं, ना कि नेशनल बिल्डिंग के ऊपर। ये सिर्फ फोकस नेशनल बिल्डिंग पर नहीं चाहते। बोलते कि एक देश का बनना ही हर चीज नहीं होता, कनेक्ट रहो, कनेक्शन बनाओ, नेटवर्क बनाओ। एक इंडिविजुअल ग्रुप, किसका नेटवर्क बनाओ? ग्रुप से इंडिविजुअल का। ठीक है, नेटवर्क बनाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, सोशल मीडिया का यूज़ करो, जो कि लोगों को ईजिली कनेक्ट करे। ठीक है, अगर कल को कोई भी डिजास्टर वगैरह आता है या कुछ भी क्राइसिस आता है तो उनको इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, नेटवर्किंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को क्या करने की, इनहेंस करने की बात कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो बस इतना ही था ये आपका चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी था। और इस चैप्टर से फैक्टर ऑफ द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म यही क्वेश्चन बन सकता है, और मॉडर्निटी क्या है यही क्वेश्चन बनेगा, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे गए हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट आता है फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को समझेंगे। ठीक है, फेमिनिस्ट अप्रोच को समझेंगे, कौन कौन से पैरामीटर है जो कि हमको समझाती है जेंडर किसका, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो बैकग्राउंड की बात करें तो पहले जब बात की जाती थी कि सरकार को एफिशिएंट बनाता है, सरकार को एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट जो स्कॉलर थे, जो कि फेमिनिस्ट एक तरीके से जो इक्वलिटी की बात करते हैं कि वुमेन को भी राइट्स हो, उनको अधिकार दो। ये वुमेन को ही क्यों मतलब इतना पीछे छोड़ा गया है, मतलब इतना पीछे रखा गया है सोसाइटी के अंदर। तो ये लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर डिफरेंस की बात करते हैं कि जेंडर डिफरेंस क्यों है, क्यों इनइक्वालिटी है, सभी को एक जैसा रखा जाए, इक्वल रखा जाए। ठीक है, तो फेमिनिस्ट जो थे स्कॉलर्स थे वो ऑलरेडी सोच चुके थे कि कैसे गवर्नमेंट को बेटर बन सकती है, कैसे गवर्नमेंट को बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी कुछ वुमेन्स थी जो अपने एक्सपीरियंस को इसके अंदर इंक्लूड करती है, और कंसीडरिंग करके किसको, जेंडर डिफरेंट को। कौन कौन से चैलेंजेस है किसके, फेमिनिस्ट आइडियाज के। फेमिनिस्ट बढ़िया है, ठीक है, इक्वलिटी की बात करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन जो फेमिनिस्ट आइडियाज है उनको कभी अटेंशन नहीं दी गई है, कभी उनको अटेंशन नहीं दी गई है। जो ये पीपल है, ये द पीपल मेकिंग पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफन टू, हाँ, ये बोलते हैं कि जितनी भी जो पॉलिसीज बनी है ना, जितने भी जो डिसीजन बने हैं गवर्नमेंट के, वो हमेशा मेल डोमिनेंट होते हैं, वो अपर क्लास बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, ये अटेंशन नहीं देते किसको, वुमेन को। जो वुमेन उस डिसीजन से अफेक्ट हो रही है उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि डिसीजन कौन बना रहा है ऊपर बैठा बैठा, मेल। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन होता है वो कौन बना रहा है, मेल। बोलते हैं जेंडर को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, जो वुमेन है उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो फेमिनिस्ट को आर्ग्यू करते हैं जो वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है उनको भी चेंजेस लेकर आना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि वुमेन को भी इसके अंदर लेकर आना चाहिए। तुम एक जेंडर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट, इनका एम है गवर्नमेंट को चेंज करना। ठीक है, इफेक्टिव बनाना। ठीक है, और वुमेन को जिस तरीके से चेंज करिए, इग्नोर किया जाता है, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन के जो एक्सपीरियंस है, नीड्स है, उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन की नीड्स को कभी सुना नहीं जाना चाहिए, नहीं, सरकार सबकी सुने और सबकी करे। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से की डायमेंशन है किसके, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के।
तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के काफ़ी अलग अलग कंसेप्ट है। पहला तो है डिफाइनिंग द फेमिनिस्ट थ्योरी। ये डिफाइन करते हैं किसको, फेमिनिस्ट थ्योरी को। पहले तो बताते हैं कि देखो फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, जो कि मैंने आपको बीपीएससी 101 के अंदर बताई है, और बताते हैं कि कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फेमिनिस्ट थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जेंडर ऑफ गवर्नेंस, जेंडर ऑफ गवर्नेंस ये बताते हैं कि गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, जो तुम बात करते हो ना कि गवर्नेंस हमने पिछली यूनिट के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर हमारी सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार के साथ अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, जितने भी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर क्या करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये सभी क्या होते हैं, मेल डोमिनेंस होता है। ठीक है। ये बोलते हैं हमेशा जो डोमिनेशन होता है वो किसका होता है, मेल का, और हमेशा फीमेल को सबऑर्डिनेट रखा जाता है। बोलते हैं ऐसा क्यों होता है ना। वो बोलते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस ऑफ जेंडर बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नॉट ओनली रिफ्लेक्ट बट ऑल्सो शो। वो बोलते हैं जितनी भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है, वो हमारी सोसाइटी के नेम्स को भी क्या करते हैं, शेप देते हैं। अगर सरकार कल को कोई भी अलग पॉलिसी लेकर आती है जो इक्वालिटी को क्या करती है, ऊपर लेकर जाती है, ठीक है, इक्वालिटी की बात करती है, तो वो क्या कर रही है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, सोसाइटी की जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको भी बना रही है कि हाँ भाई वुमेन्स को भी अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, क्या उनको भी बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के सिर्फ रोटी बनाने का काम है उनका, है ना। तो इसकी बात करते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं। ठीक है। बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका इम्पैक्ट किस पे होता है, जेंडर रिलेशन पर होता है। जेंडर हमेशा डायनेमिक होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को और किसको, प्रैक्टिसेस को। ठीक है। ओके। तो फेमिनिस्ट अप्रोच की हम बात करें, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया फेमिनिस्ट क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, जो जेंडर की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है कि वुमेन्स को भी भाई उनका क्या होना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा राइट्स होना चाहिए हर एक चीज़ का। ठीक है। उनको भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आना चाहिए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है। उनका भी थोड़ा सा स्टेटस होना चाहिए। ठीक है। जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हर एक कंसेप्ट में। ऐसा नहीं कि तुमने राइट टू वोट दे दिया तो सिर्फ वुमेन को राइट मिल गया, नहीं। वो बोलते हैं इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, पॉलिटिकली, हर एक उसमें उनको अधिकार दिया जाए, हर एक स्तर पर उनको इक्वालिटी प्रमोट की जाए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फेमिनिस्ट एक तरीके का है, फेमिनिज्म कोई मोनोलिथिक नहीं है कि फेमिनिज्म सिर्फ जो एक इंसान है वो सपोर्ट कर रहा है, नहीं। फेमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और ये मैंने आपको फेमिनिस्ट अप्रोच के अंदर भी कराया है बीपीएससी 101 के अंदर, जहाँ पे मैंने लिबरल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव सभी के हिसाब से पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो बोलते हैं कि देखो फेमिनिज्म कोई एक तरह का नहीं है, इसके अंदर भी आपको मल्टी फैक्टेड मूवमेंट दिखेंगे। कुछ लोग हैं जो कि लिबरल फेमिनिज्म है, वो लिबर्टी की बात करते हैं। बोलते हैं कि देखो जो वुमेन है अगर वो कुछ भी करना चाहती है, उसके जो डिसीजन होने चाहिए वो उसके खुद के होने चाहिए उसकी लाइफ में। ठीक है। उसकी लाइफ में किसी भी तरह का किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मार्क्सिस्ट वाले बोलते हैं कि देखो जी, जो हमारी बाहर काम करती है वुमेन्स, उनको इक्वल वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। इक्वल वेजेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वो इकोनॉमिकली बात करते हैं। सोशलिस्ट जो समाज में बात करते हैं बोलते हैं कि देखो सोसाइटी के अंदर इक्वल रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने पहले से धारणा बना रखी है, प्रीजजेस बना रखे, स्टीरियोटाइप्स बना रखे, नहीं। ठीक है। रेडिकल वाले सीधे मारने तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है। कि सारे सिस्टम ही बदल दो, खत्म कर दो, है ना, जो पैट्रियार्की है उसको ही खत्म कर दो। पोस्ट मॉडर्न जो थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो जी थोड़ा सा इनको राइट्स वगैरह दो और अपने उनको भी लेकर चले, वो कल्चर को भी लेकर चले। ठीक है। ऐसा नहीं कि कल्चर को ही भूल जाए, नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है। ये जेंडर बेस्ड जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है। कि हर एक उसमें, हर एक स्पेयर में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। वो बोलते हैं कि एलिमिनेट कर दो किसको, जेंडर बेस्ड इनजस्टिस को। ओके। फोकस ऑन द जेंडर रिलेशन, ये फोकस करते हैं किसके ऊपर, जेंडर रिलेशन के ऊपर। बोलते हैं कि जो फेमिनिज्म वो इंपॉर्टेंस देते हैं पावर रिलेशन में, कि कैसा पावर रिलेशन है मैन और वुमेन के बीच में, कितना मैन असेस कर पा रहे हैं रिसोर्स को, डिसीजन मेकिंग पावर मैन के पास ज़्यादा क्यों है, वुमेन के पास क्यों नहीं है, क्यों वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि क्यों नहीं ले पाते हैं, बोलते हैं कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको चेंज करने की जरूरत है। जो सोसाइटी का ऑलरेडी जो पैट्रियार्की सोसाइटी बनी हुई है ना, उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। जो ये जेंडर बेस्ड
इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ना पूरा स्ट्रक्चर, इसको बदलो। जेंडर इन गवर्नेंस पब्लिक जो पॉलिटिकल डोमेन है वहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कौन डोमिनेशन कर रहा है, कौन डोमिनेट है उसके अंदर, मैन ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मेल डोमिनेशन, जहाँ पे हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी होती है, पूरा पावर किसको दिया जाता है, मैन को दिया जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है वो एड्रेस करते हैं किसका, वुमेन को। वुमेन क्यों है, वो बोलते हैं क्यों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर वुमेन नहीं है, उनको भी तो थोड़ा पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाओ। ठीक है, गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ये रहा जेंडर ऑफ गवर्नेंस। ये आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर हायरार्की बनी हुई है, मेल को ऊपर रखा गया है, फीमेल को हमेशा नीचे रखा गया है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, चैलेंजिंग ऑफ बाउंड्री है, बाउंड्री को चैलेंज करते हैं कि जो कल्चरली काफ़ी ऐसा माना जाता है कि वुमेन, कल्चर में होता है ना थोड़ा सा कि वुमेन को नीचे माना जाता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, कुछ वैल्यूज होते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच। बोलते क्वेश्चन करो इनको, ऐसा क्यों है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है किसके लिए, वुमेन के लिए। उनको भी थोड़ा लीडरशिप का, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो ना। वो बोलते हैं ऐसे नॉर्म्स, ऐसी सोसाइटी जो बाउंड्रीज आपने बना के रखी है सोसाइटी के अंदर, इनको खत्म करो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो बिल्कुल खत्म करो। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर है किसको समझने के लिए, पब्लिक जेंडर को समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप जेंडर को समझना चाहते हो किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 पैरामीटर है। ठीक है, 2 एसेप्ट्स है। तो पहला तो है इंपॉर्टेंट एसेप्ट जो कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ हाउ जेंडर इज बिल्ट इनटू अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसे जो जेंडर है वो बिल्ट किया गया है किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे चल रहा है, मतलब जेंडर का क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा, जो लीडर है वो क्या सोचते हैं जेंडर के बारे में, वो कैसा पॉलिसी बनाते हैं जेंडर को लेकर। ठीक है, पहला तो कैसा जेंडर बिल्ट किया गया है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन इसके बाद दूसरा कौन सा, कि कैसे जो लीडर है वो सोचते हैं किसके बारे में, जेंडर के बारे में, और पॉलिसी कैसे बनाते हैं। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो एनफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो बोलते हैं जो हमारा ये ट्रेडिशनल सिस्टम ये एनफ नहीं है, हमको चेंज करने की ज़रूरत है। पहले से सिस्टम चला रहा है सती प्रथा का, तो उसको बदलने की ज़रूरत है सोसाइटी को। ठीक है, वो बोलते हैं फेयर लेकर आओ सोसाइटी के अंदर, फेयर करो भाई, क्या तुमने पुराने नॉर्म्स लेकर चल रहे हो। वो बोलते हैं नहीं पसंद, बदलो इनको, चेंज करो। एथिक की बात करते हैं, एथिक क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अगर हम पब्लिक वर्ड में देखे जाए, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट फेयरनेस की बात करती है, जस्टिस की बात करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ फेमिनिस्ट बोलते हैं कि क्या हम एथिक की केयर करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो बोलती है कि देखो, क्या जो तुम वुमेन के साथ करते हो वो सही है। क्या इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे ईच अदर, मतलब दोनों सभी के सभी है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। वो बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है, जो तुम्हारा सिस्टम बना हुआ है, क्या वो सही है, नहीं है ना, तो उनको भी थोड़ा सा राइट्स दो। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट जो कि हमारे बहुत चीज़ें जानते हैं, बहुत मतलब उनको कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होता है। इन द पास्ट में हमारे कुछ एक्सपर्ट्स थे किसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, और वो एक लीडर थे। ठीक है, बट जो फेमिनिस्ट थे वो सोचते थे कि इनके अंदर कुछ क्वालिटीज इंक्लूड नहीं है। ठीक है, किसके अंदर, जो फेमिनिज्म के अंदर दिखती है, मतलब फेमिनाइन के अंदर दिखती है। ठीक है, जैसे केयरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये नहीं है। ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनको सब कुछ जानकारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि इनके अंदर केयरिंग नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बोलते ये चीज़ नहीं है, इनको थोड़ा एक्सक्लूसिव बनना चाहिए। ठीक है, इनको थोड़ा एक्सक्लूसिव अप्रोच अपनाना चाहिए। अल्टरनेटिव मॉडल देके हम ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहला है फेमिनिस्ट ट्राई करते हैं नए नए वेज को किसके अंदर, अच्छा ट्राई करते हैं कि जो न्यू वेज है, ऑर्गेनाइज थिंग डू नॉट फॉलो ओल्ड रूल। वो बोलते हैं नए नए वेज को अपनाए जाए किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना कि पुराने ओल्ड रूल्स को तुम अपनाओ। नहीं, वो बोलते हैं पुरानी जो धारणा है वो बनी है ठीक है, लेकिन आप चेंज हो जाओ।
जब वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो तुम भी तो चेंज हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल फेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ठीक है, ठीक है, इंस्पायर हो किससे, जो वुमेन मूवमेंट थे उनसे, ठीक है जी। तो इतना ही है। देन इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो हमारे कुछ फेमिनिस्ट आइडियाज है जो चार्ज करते हैं कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी वो सोचते हैं, जो एक्सपर्ट है वो प्रिडिक्ट करते हैं ओल्ड आइडियाज को, जिनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन बोलते हैं। बोलते हैं धीरे धीरे जो पहले ओल्ड आइडियाज है वो क्या हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं। वर्ल्ड क्या कर रहा है, नए नए वेज को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को वो इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, फेमिनिस्ट वैल्यूज से। वो थोड़ा वुमेन की राइट्स के बारे में, इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको समझने की बात है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म को समझने के लिए कौन कौन से मेथड है, ठीक है, एक्सेप्ट से वो देख लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप खुद भी लिख कर आ सकते हो इसके ऊपर, कितने टाइप्स के आपके फेमिनिज्म है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, ये सारी चीज़ें लिख कर आना, ठीक है। और अच्छे से मैंने आपको BPSC 101 के अंदर दोनों पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहीं पे ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो बता देना, क्योंकि आज ये पूरा बुक खत्म हो गया है और 25 मिनट के अंदर मैंने दोनों चैप्टर करा दिए हैं। और अगर कोई भी एक दो टॉपिक रहता है पूरी बुक के अंदर, ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जो मैम ने नहीं कराया है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा गया है, तो टेंशन मत लेना। जब भी हम PYQ की सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसके अंदर आपको वो टॉपिक जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये टॉपिक छोड़ दिया गया है, ये नहीं कराया गया है, जरूर कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट होगा वो, ठीक है। ऐसे ही अवाड़ा कवाड़ा मेरे को नहीं कराने का, ठीक है। ओके, तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय।